क्लियर है बेटा? अब यहाँ से देखते हैं. इट मीन्स कि देयर इज नंबर ऑफ टर्सरी प्रोटीन, नंबर ऑफ बीटा चेन, नंबर ऑफ अल्फा चेन. आप ये डिपेंड करेगा अगेन कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन बन रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनने चाह रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर किस तरीके की चेन का कंट्रीब्यूशन. क्लियर? बट हम उसको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तभी बनेंगे बोलेंगे जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन वहां पे इन्वॉल्व होगी. तो नाउ पॉइंट देखो अब ध्यान से. दिस इज फाउंड ओनली इन ओलिगोमेरिक प्रोटीन. इन सर्टेन प्रोटीन सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट. ठीक, अब हम लोग जब आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जगह जगह ये प्रोटीन आएंगे, वहां पे हम आपको बताते चलेंगे कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन होते हैं, मायोग्लोबिन में 3 चेन होते हैं, कितने कहाँ चेन होते हैं, इंसुलिन कैसे बनता है. ठीक, इस तरीके से प्रोटीन्स आते जाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. ईच चेन हैज इट्स ओन प्राइमरी. अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, हर एक चेन की अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होगी, बट वो जब आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक है, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, तो इट मीन्स कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में सभी चेन टर्सरी स्ट्रक्चर के हों ये जरूरी नहीं है. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद डायरेक्ट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. एक प्राइमरी स्ट्रक्चर से चांस कम होता है क्योंकि वो कन्वर्ट हो ही जाएगा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड में. तो एक प्राइमरी कोई शॉर्ट चेन कंट्रीब्यूट कर रही है उसके फंक्शन को ऑब्टेन करने में, तो एक प्राइमरी चेन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या वो अपने सेकेंडरी में कन्वर्ट होके उसके बाद पार्टिसिपेट करेगी. These several chains together fit in a common structure and form a quaternary structure. Example, ह्यूमन HB मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं. फिर मायोग्लोबिन, ये आपके मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो होते हैं, दैट इज मायोग्लोबिन. और जो ब्लड में होते हैं कैरी करने के लिए, वो होते हैं बेटा आपके हीमोग्लोबिन. तो बोथ ऑफ देम आर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और वो भी फंक्शनल है. जैसे अभी आपने सेकेंडरी के टर्सरी के टाइम में आपको एक इमेज में मैंने बस ये दिखाया था, बीटा चेन और हीम ग्रुप देख रहे थे. ठीक है, अब ये कंप्लीट एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जहां पे आपको 2 अल्फा 2 बीटा चेन दिख रहे हैं और हर एक चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है. अभी बस इतनी ही बात है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन इसके आगे बात करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे आ जाते हैं. अभी तक क्या देख रहे थे हम? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स दिख रहे थे. अब कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल अरेंजमेंट तक आ चुका है सेकंड टर्सरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को है, तो उसको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट आप टाइप्स ऑफ प्रोटीन के लिए भी अब आप अलग अलग पैरामीटर है कि किस बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ प्रोटीन दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेंज है भैया प्रोटीन की. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बोल रहे हो, तो शेप में जैसे एक आया था अभी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, उसी तरीके से एक क्या हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो फाइबर फॉर्म कर रहा होगा. क्लियर? एंड इन दिस केस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसमें आपका अल्फा एंड बीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्लियर? फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रस स्ट्रक्चर बना रहा होगा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा, एंड ऐसे प्रोटीन्स आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर फाइब्रस प्रोटीन को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और मेनली ये क्या होंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे. क्लियर? तो एग्जांपल जैसे कोलेजन का हमने ट्रिपल हेलिक्स देखा, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, सिल्क फाइब्रिन. देन नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन. टर्सरी स्ट्रक्चर मोर इंपॉर्टेंट. ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में टर्सरी स्ट्रक्चर कॉइलिंग 3D स्ट्रक्चर की हमने एनालिसिस की, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एग्जांपल्स इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ बाइंड करता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, एल्बुमिन प्रोटीन एग वगैरह में, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबुलिन, ग्लूटेन ऑफ व्हीट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनके टाइप्स ऑफ प्रोटीन के, डायरेक्ट आपको आंसर. तो जितना भी आप हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इंसुलिन ये सब पढ़ते हो, हिस्टोन्स जगह जगह आप पढ़ोगे, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन के मेनली पार्ट होते हैं.
देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक, अब कंपोजिशन मतलब उसके अंदर किस चीज के कैसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड हो गया कि वो प्रोटीन कैसा होगा। सिंपल प्रोटीन की बात करें तो जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की चेन से बने होंगे उससे क्या फॉर्म होगा बेटा आपका, सिंपल प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, डेरिवेटिव हो जाए। क्लियर, तो वो आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वगैरह आते हैं एक एक करके। फॉर्म्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली। ठीक, 4 टाइप्स हैं। एल्बुमिन न्यूट्रल है, सॉल्युबल इन वाटर है, ऐसे प्रोटीन्स को हम एक कैटेगरी देते हैं एल्बुमिन की, जिसमें आपका एग व्हाइट, ब्लड सीरम, आप इसमें एल्बुमिन के प्रोटीन कितना प्रेजेंट है इस तरीके की एनालिसिस देखोगे, फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे तो। फिर ग्लोबुलिन न्यूट्रल है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, एंड सॉरी, आप लोग आईजी वर्ड सुने हो, इम्यूनोग्लोबुलिन? कभी ब्लड सीरम टेस्ट वगैरह अभी जैसे कोरोना का बहुत हो रहा था तो एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, आईजीएम, आईजीए, आईजीजी, ये सब जो स्ट्रक्चर, ये जो सब इम्यून सेल के प्रोटीन्स है ना, ये मेनली क्या होता है, ग्लोबुलिन्स होते हैं। मेनली क्या, सभी ग्लोबुलिन्स होते हैं जो आईजी होते हैं। आई मीन्स इम्यूनो एंड जी मीन्स ग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी के प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम में हम पढ़ाएंगे आपको, वहां पे वो सब क्या होते हैं, ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं। एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए ये ब्लड प्लाज्मा में आपके ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट है और ये पूरा ट्रेवल कर रहे हैं ब्लड के थ्रू, और ये एक तरीके के स्कैवेंजर टाइप के, एक तरीके के आपके सोल्जर टाइप के हैं जो बॉडी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें मतलब ये हर टाइम नहीं बने रहेंगे। एट द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, किसी एंटीजन के एक्सपोजर से इनको जैसे इनकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी इनको प्रोड्यूस करता है, बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इस चीज को ध्यान में रखो, वाटर आपका ब्लड में प्रेजेंट है, वहां ये सॉल्युबल होता तो फिर ये वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी नॉट सॉल्युबल इन वाटर होगी। किसकी बेटा, ग्लोबुलिन की। एल्बुमिन वगैरह सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा एक एक दो दो बार, तभी आपके नोट्स कंप्लीट होंगे। हिस्टोन, हिस्टोन को आप ऐसे याद रखो, न्यूक्लिक एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को क्वाइल करना है फिर से, अब इस क्वाइलिंग को एक स्टेबल स्ट्रक्चर देना है। ये डीएनए आपका फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट था, उस वजह से इस पे निगेटिव एंड है। अब इसको बाइंड करने के लिए प्लस और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। ये बाइंडिंग किसके किसके बीच में होगा, हिस्टोन के बेसिक, मतलब उस पर प्लस चार्ज होगा, एंड फॉस्फोरिक एसिड PO4 माइनस, ऐसे हम लिख दे रहे हैं आपको, आप समझ जाना, ये न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था बेटा न्यूक्लियोटाइड का, वही ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बाइंड करता है, तब न्यूक्लियोसोमल मॉडल बनता है, ऑक्टामर बनता है पूरा, जो डीएनए को कंडेंस करता है। क्लियर, तो इसके सेंटर में अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें, इसके सेंटर में इस क्वाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है, दैट विल बी ऑब्वियसली बेसिक प्रोटीन, क्योंकि योर डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं ना हम उसको, एसिडिक डीएनए क्वाइल्ड अराउंड बेसिक हिस्टोन। फिर इसमें कुछ रटने वाली बात बची ही नहीं अब। ठीक है, बाकी फिर आपको न्यूक्लियोसोमल मॉडल में बात करेंगे इसके आगे। तो बेसिक प्रोटीन्स है सॉल्युबल इन वाटर, एंड न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन्स हैं ये। अगर सिर्फ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, एंड दे आर एक्चुअली इन प्रेजेंट इन द एसोसिएशन विद द योर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब जब सेल आपका डिवाइड करता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सब डिजेनरेट हो जाते हैं उस टाइम। नाउ स्क्लेरोप्रोटीन नॉट सॉल्युबल। स्क्लेयर मींस हमेशा ऐसा समझो कि तुम्हें एक कवरिंग, ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन की बात की है वैसा एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, तो वो स्केल का फॉर्मेशन करेगी। स्क्लेरन काइमा, जब प्लांट में हम आएंगे इस सेल पे, तो इट मीन्स कि दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, एक टफ लेयर होगी। तो टफ लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, तो पहली प्रॉपर्टी कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फाउंड ओनली इन एनिमल किंगडम। क्लियर, कैराटिन जो आप नेल्स वगैरह हेयर देख रहे हो, दैट इज कैराटिन, एलास्टिन, कोलेजन प्रोटीन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन्स।
ठीक है, अब ये आपके क्या हो गए ऑन द बेसिस ऑफ, आपने क्या क्या देखा, एक तो शेप के बेसिस पे टू टाइप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, और भी होते हैं लेकिन आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसा है, सिर्फ अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, और अमाइनो एसिड में किस तरीके का नेचर है, न्यूट्रल बिहेवियर को शो कर रहे हैं, या वाटर में सॉल्युबल है, या बेसिक्स बिहेवियर को शो कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं, इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो जाते हैं। क्लियर, तो इसमें हमने मेनली क्या देखा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन एंड स्क्लेरोप्रोटीन। एल्बुमिन आपका एग व्हाइट ब्लड सीरम में प्रेजेंट होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, इसलिए एल्बुमिन को टेस्ट करते हुए देखते हैं कि वो जो ब्लड का सीरम लेते हैं उसमें टेस्ट किया जाता है कि कितने परसेंटेज में एल्बुमिन प्रेजेंट है। ग्लोबुलिन वाटर इंसॉल्युबल होगा, एंटीबॉडीज जो ब्लड में होती है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का एग्जांपल है। हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन है, जो डीएनए का मॉडल बना, डीएनए के कंडेंसेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन जो भी आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स आप देख रहे हो, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, इन सभी जगह पे आपके जो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देखो बेटा, कई जगह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, प्रोटीन को किसी के साथ ज्वाइंट कर दिया गया तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन with the association of another component is formed कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, बहुत बार नाम आ चुका है, ठीक है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ज्वाइंट कर जा रहा है, और वो प्रोटीन फंक्शनल कर रहा है, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरह ज्वाइन कर रहा है, के साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, ध्यान में रखो, कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो एक इसमें प्योर होगा प्रोटीन और एक क्या हो जाएगा, नॉन प्रोटीन। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंजाइमेटिक एक्शन। जब आप पढ़ते हो ना कि किसी एंजाइम के फंक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, या कोई अनदर एंजाइम जरूरी है, तो उस टाइम आप देखते हो बेटा कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब अदर देन दैट प्रोटीनेसियस कंटेंट, वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी को शो करेगा, तो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर, फिर से सुनो, प्रोटीन प्लस non-proteinaceous part finally form conjugated protein। फाइनली जो उनका फंक्शन है वो कॉन्जुगेट, वो प्रोटीन वाला है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्लियर, अब ये जो नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट हैं उनको हमने कलेक्टिवली क्या कह दिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रोज रोज बढ़ रही है बेटा, और इन चीजों को रोज रिवाइज करो, ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, इज इट क्लियर? हाँ रिपीट किया ना मैंने बेटा, फिर से रिपीट करूं। कॉन्जुगेटेड सिंपल मीन्स क्या था, सिर्फ हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, वो सिंपल प्रोटीन हो गया, ठीक है। जब हम प्रोटीन, प्रोटीन है लेकिन वो फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोटीन इज डिपेंडेंट ऑन सम अनदर कंपोनेंट, नॉन प्रोटीनेसियस कंपोनेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। वो प्रोटीन है लेकिन कॉन्जुगेशन में ही वर्क कर रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन तुम्हारा है, तो हीमोग्लोबिन इज नॉट अ सिंपल प्रोटीन, जब तक उससे आयरन हीम ग्रुप बाइंड नहीं होगा वो प्रोटीन नहीं बनेगा। क्लियर, उसके जो उसकी पैकेजिंग और मैचुरेशन गोल्जी बॉडी में हो रही है, वहां पे हीम ग्रुप उससे ज्वाइंट होगा तभी वो हीमोग्लोबिन होगा, अदरवाइज दैट इज नॉन फंक्शनल पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर, तो दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब देखो तुम इसके एग्जांपल्स देखोगे ना तो तुम्हें सब सुने सुने लगेंगे, क्योंकि बहुत जगह हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेल चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो आपका एक तरीके से बेसिक्स की होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन देखो आप समझ जाओगे, अब तुम मुझे खुद ही बताओगे ये सब क्या है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन,
क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लैवोनॉइड्स प्रोटीन, फ्लैविन प्लस प्रोटीन, फ्लैवोप्रोटीन, फॉस्फेट प्लस प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। कोई मेटल है जैसे जिंक वगैरह एसोसिएशन में वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मेटलोप्रोटीन। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट यहाँ पे? जैसा हमें डेफिनेशन याद करना है कि बेटा कॉन्जुगेटेड वर्ड मतलब प्रोटीन है प्लस समथिंग एक्स वाई जेड, कोई अदर है, और इन दोनों के मिलने पे फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये फंक्शनल प्रोटीन या ये स्ट्रक्चर्स तब तक नहीं बन सकते थे जब तक ये एक्स वाई जेड के साथ कॉन्जुगेट ना कर जाए। इसलिए इन प्रोटीन की कैटेगरी को हमने क्या कहा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक, फिर से सुन लो, कार्बोहाइड्रेट के साथ है ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लिक मटेरियल के साथ है न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपिड के साथ है लिपिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमेटिन मॉलिक्यूल के साथ है, ठीक है, डीएनए से और एक लेवल ऊपर कंडेंस फॉर्म हो गया तो क्रोमोप्रोटीन है। फ्लैविन के साथ है फ्लैवोप्रोटीन, फॉस्फेट ग्रुप के साथ है फॉस्फोप्रोटीन, मेटल्स के साथ है मेटलोप्रोटीन। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। किसी को कोई डाउट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक नेचर, जो आपने ज्यूटेरायनिक इफेक्ट पढ़ा था ना, उसी तरीके से अगर आप आयनिक नेचर पर डिवाइड करें तो ये कैसे हो जाएंगे, या तो एसिडिक या तो बेसिक या तो न्यूट्रल। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा एल्बुमिन वगैरह का, तो वो क्या है, एसिडिक ब्लड प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन वो क्या था, बेसिक प्रोटीन। तो जस्ट आपको वही रिपीट हो रहा है, लेकिन कैटेगरी ऑन द क्लासिफिकेशन का बेसिक अलग है। आयनिक नेचर पे हमने क्लासिफाई कर दिया, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल हमने पहले जो देखा था ना एल्बुमिन वगैरह, वो न्यूट्रल में आते हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा, जब क्लास में चलेगा तो भी क्लास में देखते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं वो उनकी अपनी इश्यूज हैं, वो क्यों लेफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें, देखो बेटा जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट था ना, उसी तरीके से हम उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। तो हमें पता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। फंक्शनल प्रोटीन, पूरी बायोलॉजी इन पे डिपेंडेंट है। एंजाइम, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके एंजाइमेटिक कंट्रोल है। ठीक है, तो जो भी आप मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, तो वो सब आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मेटाबॉलिज्म। तो उसकी आप जब बात कर रहे हो तो दैट ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शनल प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैनल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कितना मजा आता है जब चीजें पढ़ी हुई हैं और तुम लिंक करके अगर माइंड में रखे होगे ना, तो ये सब तुम्हें कुछ भी खत्म करने में इनको टाइम नहीं लगेगा। तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, तुमने एंजाइम्स की बातें कई बार सुनी है, तुम स्ट्रक्चर समझ रहे हो, एनिमल किंगडम खत्म हो चुका है, एक्सोस्केलेटन देख रहे थे, हूफ्स की बात हुई, क्लॉज की बात हुई, स्किन की लेयर की बात हुई, ये सब चीज बातें हुई हैं। नाउ तुम वो देख रहे हो कि वो बने किस चीज के हैं, तो ऑब्वियसली तुम उसको डिफाइन कर लोगे बहुत इजीली। स्टोरेज प्रोटीन, जैसे मिल्क में केसीन, ग्लूटेन व्हीट में प्रेजेंट होता है, फेरिटिन जो आयन आयन के फॉर्म में स्टोरेज होता है, दैट इज स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है, कन्वर्जन है, किस फॉर्म में स्टोरेज प्रोटीन आ रहा है, आपको फूड में क्या मिल रहा है, किस फॉर्म में वो स्टोर है, तो दैट इज स्टोरेज प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन, अभी मैंने जैसे बताया आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन डिफेंस प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन, ब्लड का अगर स्किन आपका कट लगता है, जो मैंने कल आपको क्लॉटिंग वाली बात बताई थी, उस सब में आपके क्लॉटिंग बनाने के लिए, अदरवाइज वहां पे देखो कट अगर ब्लड निकलता ही रहेगा, एक तो आपके ब्लड बॉडी से ब्लड कम होगा, दूसरा वो साइट ऑफ इंफेक्शन हो जाएगा जहां से आपको कट लगा है। आप देखो कभी ऑब्जर्व किए होगे, किसी किसी की चोट बहुत जल्दी हील हो जाती है, किसी किसी की चोट बहुत टाइम लेती है हीलिंग करने में। ठीक, किसी के चोट में इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। क्लियर, अगर चोट पे चोट आपको लगेगी तो उस जगह को हील करने में टाइम लगेगा। दैट इज ऑल रिलेटेड टू कि आपकी बॉडी का इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, और उसको आप बाहरी पैथोजेनिक एक्सपोजर से किस तरीके से बचा रहे हो। तो डिफेंस प्रोटीन्स में क्या क्या आ गया, जो थ्रोम्बिन,
थ्रोम्बस बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। फाइब्रिनोजेन अगेन आपका क्लॉटिंग फैक्टर है ये दोनों। अदर प्रोटीन्स, मोनेलिन यहाँ पे दिया हुआ है। मोनेलिन कुछ कह रहे हो क्या तुम लोग? चलो। इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिमिलर। अब ये आप एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स है बेटा, इनको नोट डाउन कर लोगे। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड होंगे बेटा, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है। जैसे हम हायरार्की में हम लोग गोरिल्ला से क्लोजली रिलेटेड है, एप से क्लोजली रिलेटेड है। कंपेयर टू टाइगर, हमारे जीन्स किससे, बंदर से ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे प्रोटीन्स किससे बहुत ज्यादा कॉमन होंगे? जो हमारे नियर बाय स्पीसीज होगी। इन डिस्टेंस स्पीसीज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर डिसिमिलर। अमाइनो एसिड देखो यूनिवर्सल कोडॉन है, सब में वही अमाइनो एसिड है, सब में 20 मैजिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन उन अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन और उन अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनने वाले प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो वहां पे वेरिएशन है। क्लियर बच्चा? जैसे जीन्स की बात करें हम, तो सभी के डीएनए में एटीजीसी ही है, लेकिन ये एटीजीसी किस किस कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है? वो एक ने छोटी चींटी बनाई, एक ने बड़ा हाथी बना दिया, इसी कॉम्बिनेशन से। तो जस्ट आप इस फैसिनेटिंग वर्ड को फील करने की कोशिश करो, तभी आपको ये सब चीजें अच्छे से पढ़ने का मन करेगा, अदरवाइज ये कोर्स बहुत बायोमोलिक्यूल सर के ऊपर से चला जाएगा। Thus we can say that protein shows evolutionary relationship जब हम closely related और distance फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को कौन सी ब्रांच कहते हैं? जब हम फाइलोजेनी स्टडी करते हैं, तो टैक्सोनॉमी के किस ब्रांच में, या टैक्सोनॉमी का अदर ब्रांच क्या हो जाएगा जिसमें फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं? सिस्टमैटिक्स। याद आ रहा है कुछ? सिस्टमैटिक्स। ठीक, जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख रहे थे। तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, भैया कोई बैठ के यहाँ कोई परी थोड़ी बैठी है जो बता देगी कि तुम हमारे पास ये वो गोला लेके बैठते हैं ना, जादुई गोला है, इसमें तुम देख लो कि तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ से किससे, हजारों साल पहले तुम किससे ओरिजिनेट हुए थे। नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंसेस के अंदर है, इन इन जेनेटिक सीक्वेंसेस के अंदर, इन अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के अंदर आप किसके कितने क्लोजली रिलेटेड हो, उस तरीके के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की चाबी इनके पास है। ठीक है। प्रोटीन्स जैसे अभी आप कॉमन समझो, हिंदू मुस्लिम चलता है अपने यहाँ, कास्टिज्म चलता है, तो वो आप कैसे देखते हो? हिंदू हिंदू है मतलब जो हिंदू समाज के हैं वो हिंदू है। ठीक है, तो एक आप हिंदू के जो आ रही हैं अलग अलग जातियां, उसमें उससे आपने हिंदू कर दिया। मुस्लिम समाज के हैं, उनको आपने मुस्लिम बना दिया। ठीक है, तो आप ये तो आपको दिख रहा है। अब बियॉन्ड इससे आप हजारों साल पहले जाना चाह रहे हो, तो उसके प्रोटीन और आपके प्रोटीन, उसके डीएनए, आपके डीएनए, इसमें क्या सिमिलरिटी है, कितनी डिसिमिलरिटी है, उससे आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर लोगे। ठीक है। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये पहला जो एक चार्ट दिया था वहां पे भी लिखा हुआ है, ग्रोइंग मटेरियल है। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज 4500 डाल्टन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब इसको तुम ये मत बोलना मैम आपने बोला था 10,000 के नीचे कोई नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ हार्मोन। ठीक, छोटा सा हार्मोन है बेचारा, छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये 4500 डाल्टन में आ रहा है। एंड नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना। बोवाइन इंसुलिन का पूछा जाता है, इसका डाल्टन, ये आपको पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन 66,500 डाल्टन। यूरियस एंजाइम भी पूछा जाता है, इनके मॉलिक्यूलर वेट पूछे गए हैं, जस्ट आपको नोट डाउन करना है। जिसको डर लग रहा है कि ये सब मैडम क्या पढ़ा रही है, वो भी नोट डाउन कर लेगा, डरता रहेगा बाद में। क्लियर? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये छोटी सी जब लाइन आती है अच्छी सी, तब तुम नहीं बोलोगे अरे ये तो बहुत इजी है। इंसुलिन, क्योंकि आपको जगह जगह पढ़ना है इंसुलिन, अभी हार्मोन वगैरह पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, तो यू शुड नो अबाउट द इंसुलिन कि दिस इज हार्मोन विच इज 51 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ। इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मैकेनिज्म आप समझोगे।
फिर हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें 574 अमाइनो एसिड और डिफरेंट चेन को भी पढ़ना है आगे। प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग कोलाइडल कॉम्प्लेक्स इन सेल, अब ये पढ़ा हुआ पॉइंट आ गया। प्रोटोप्लाज्म, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। द अमाइनो एसिड ज्वाइंस विद पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी पढ़ी हुई चीज है। क्लियर? तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एडिशनल है जिसको आप नोट डाउन कर लेना और कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपका प्रोटीन का पोर्शन एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड लाइन, अब सबको सब कुछ इजी लगेंगी, सुन लो एक बार बस। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, यू नो दैट दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर चेन्स थी, लिंक किसके थ्रू है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, एज शोन इन फिगर 9.3, देखते हैं बाद में। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, कोई बड़ी बात नहीं है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैजिक 20। माइक्रोमोलिक्यूल में ये सब कहानी हो चुकी है अपनी, ठीक है। एग्जाम्पल एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफॉन, लाइसिन। आपको मैंने एक लिस्ट दी थी, बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, वो सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो सब आपको पता होना चाहिए। अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। प्रोटीन कभी भी एक अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन नहीं हो सकती, इसलिए प्रोटीन क्या होगी बेटा? आपका हेट्रोपॉलीमर होगा। ये पॉइंट भी अच्छे से समझ लिया है हमने। A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times, ठीक है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा, सेलुलोज बनने में देखा, स्टार्च में देखा, तो वहां जब आप नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिपीटिंग देख रहे थे तो वो होमोपॉलीमर था। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Essential मतलब जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं उसको हमें डाइट से लेना है। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन आप लोगों ने सुना है? राजमा की तरह ही दिखता है एक सोयाबीन, ठीक है, मटर से थोड़ा इलोंगेटेड, उसको सोयाबीन बोलते हैं। तो एक चीज अपने लाइफ में ध्यान में रख लेना, अगर आपको एसेंशियल प्रोटीन्स चाहिए सारे और किसी नेचुरल रिसोर्स से चाहिए, तो सोयाबीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें आपको सारे एसेंशियल 10 एसेंशियल 8 एसेंशियल होते हैं, और एडल्ट में 8 एसेंशियल और चिल्ड्रन में 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो उनका सब प्रोमिनेंट सोर्स जो होता है वो सोयाबीन होता है, इसलिए इसको वेजिटेरियन का मीट भी बोलते हैं। सोफा होता है कुक करने के बाद, सॉफ्ट होता है, अच्छा। हाँ, टेस्ट गुड नहीं है बेटा, लेकिन आपको प्रोटीन इज नॉट अ शुगर मटेरियल। आप उसको टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप इसको स्प्राउट की तरह यूज करो, और सुबह इसमें मिर्च मसाला सब डाल के आप सॉस वगैरह डाल के इसको अच्छे से मेयोनीज वगैरह डाल दो, टेस्टी बना लो, खा लो। एट द एंड आपको सोर्सेस चाहिए, वरना बाद में आप एज के साथ साथ आप धीरे धीरे टैबलेट पे शिफ्ट हो जाओगे। ये एसेंशियल प्रोटीन्स आपको टैबलेट फॉर्म में फिर मिलेंगे। आप नहीं होगे, मतलब एक जनरल बात बोल रही हूँ मैं, किसी को ये नहीं बोल रही कि कोई बीमार हो। हेल्थ डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल, जब हम ऐसे आप वर्ड यूज करें ना, मतलब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। Hence, dietary proteins are the source of essential amino acids. Therefore, amino acids can be essential or non-essential. दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लिए। The latter are those which our body can make, while we get essential amino acids through our diet or food. Proteins carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membrane. अभी हमने देखा transport protein. Some fight infectious, जो हमारे protective फाइब्रिनोजेन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ऑर्गेनेज। सम आर हॉर्मोन्स, जो हमारा प्राइमरी सेकंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, हॉर्मोन्स, हार्मोन को बना रहे हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, ये सारे हॉर्मोन्स जब बन रहे हैं तो वो प्रोटीन के ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। सम आर एंजाइम्स एंड मैक्सिमम एंजाइम्स आर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए तो सभी मैक्सिमम एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड के बनी हुई चेन से, फिर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। नाउ
एक टेबल दिया हुआ है बेटा, अगेन बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपकी सारी टेबल, इनफैक्ट एनसीईआरटी में दी हुई सभी टेबल और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, इस टेबल को कंप्लीट कर लेना। कोलेजन फंक्शन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2000 क्या चल रहा है 21 2019 में पूछा गया था, और लोग कह रहे थे ये बाहर का क्वेश्चन है। बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ था। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट है। ये सब आपने देख लिया अभी, इसके मतलब कहना इसकी पूरी आपने ए से लेके जेड तक का जितना आपके लेवल पे चाहिए वो सब आप देख चुके हैं, इस टेबल को इलेबोरेट कर चुके हैं। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट एंड रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, जिस तरीके का, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, टेम्पर कैमो रिसेप्टर हैं, केमिकल को सेंस कर रहे हैं। सेंसरी मीन्स जो एनवायरमेंट में होने वाले चेंज को सेंस कर सके। अब ये सेंस थर्मल भी हो सकता है, ये सेंस प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका पीएच सेंस भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। तो इट इज रिलेटेड टू कि किस तरीके के एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो उससे आपके सेंसरी रिसेप्शन में रिसेप्टर्स रोल प्ले करते हैं। फिर GLUT4 enables ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये जब हम इंसुलिन पढ़ाएंगे आपको हार्मोन में, वहां पे इसको मेंशन करेंगे। कोलेजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रूबुलोज बिसफॉस्फेट, ये भी आपका आएगा रूबिस्को एंजाइम। जब आप कैल्विन साइकिल पढ़ोगे C3C4 प्लांट, वहां पे आ जाएगा बेटा अच्छे से, तो हम बताएंगे वहां पे। तो ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, मोस्ट अबंडेंट, अब ध्यान से थोड़ा सा सुन लो, इसके बाद एंड कर देंगे लेक्चर। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, और ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो मोस्ट अबंडेंट इज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। अब एग्जांपल में दिया है सेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, हेपेरी, पैक्टिन एंड स्टार्च, तो आपका क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा लिग्नोसेलुलोज। ऑप्शन में लिग्नोसेलुलोज नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है आपका सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड काइटिन, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ध्यान से सुनो, सारी वैरायटी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। अब दिया है आपका कि मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम्स, ठीक, अब वहां पे 2-3 प्रोटीन्स के नाम दिए हैं, और आपका साथ में लिग्नो सेलुलोज भी दिया है, सेलुलोज भी दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है रूबिस को, ठीक है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट भी होता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दिस इज एन एंजाइम। क्लियर। और एंजाइम क्या होता है बेटा, प्रोटीन, तो एंजाइम के फॉर्म से अगर क्वेश्चन पूछ लिया या प्रोटीन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया मोस्ट अबेंडेंट, तो योर आंसर इज रूबिस्को। इज इट क्लियर। और यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको तो आज ही याद कर लेना। फिर ये आपके फिजियोलॉजी में भी आएगा। इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, तो ये प्रोटीन मेंशन किया हुआ है, बायोमोलिक्यूल नहीं बोला है, तो ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, अभी आपके सीनियर्स भी गलत किए थे इतना समझाने के बाद में, तो ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। कुछ सारे नहीं गलत करते, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको एक लाइन मिल जाती है ना कि रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, प्रोटीन को भूल जाते हैं, बायोमोलिक्यूल में इसको ले आते हैं। भाई बायोमोलिक्यूल पूछा जाएगा तो सेलुलोज है, सेलुलोज का भी स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो लिग्नो सेलुलोज है, सेलुलोज को हटा दिया गया, सेकेंड पोजिशन का आएगा तो काइटिन है, ठीक, ये हमारे प्रोड्यूसर का पार्ट है इसलिए ये प्राइमरी है, सबसे पहले है। ये हमारे डिकम्पोजर का पार्ट है, फंजाई में प्रेजेंट होता है इसलिए सेकेंडरी है। कुछ चीजें दिमाग में बैठानी पड़ती है, लिंक जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक वो दिमाग में बैठाएंगे नहीं, और अब तक की बायोलॉजी पढ़ के आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि रट के तो आप बायोलॉजी नहीं निकालने वाले हो, तो जितनी जल्दी हो कि हम रट के निकाल लेंगे, या बायोलॉजी बहुत इजी होती है, उस चीज से जितना जल्दी बाहर आ जाओगे बेटा उतना अच्छा होगा। इज इट क्लियर। मैम कौन सा क्वेश्चन, अभी तक मैं क्या बता रही थी बेटा, मोस्ट अबेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको आंसर करना है, वही बता रही हूँ। क्वेश्चन कौन सा,
ठीक है? समझ में आया? कोई डाउट? कल देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद एंजाइम एंड थोड़ा-सा प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एलम, आशना, फरेहा, इकरा, ईशा, कश्मीरा, मनाली, पृथ्वी, विदुला। किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं भी है बेटा, फिर भी मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज इसको पूरा रिवाइज कर लें। क्लियर? पूरा रिवाइज करना। प्रोटीन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इसकी लिंक मैं आपको इसलिए समझाती जा रही हूँ क्योंकि आपको डील इससे करना है। आप मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, आपको डील ही इन चीजों से करना है। तो यू शुड बी, जितना आपको क्लैरिटी मिलती जाए उतने अच्छे से आपको पढ़ने में रहेगा, इंटरेस्ट आएगा। चलो बाय बाय, गुड डे। कोई भी डाउट हो तो पूछना, और नोट्स प्लीज जितने एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह सारे मैंने बताए वो सब नोट डाउन कर लेना, खत्म कर देना नोट्स। आपकी एक नोटबुक अच्छी, आपके अपनी नोटबुक से अच्छी कोई प्रिपरेशन के लिए मटेरियल नहीं होगा आपका लास्ट टाइम में। ठीक है? जैसे अभी आपके सीनियर सब रिवीजन टेस्ट वगैरह देने लगे हैं, देखते ही हो तुम लोग वहां बैठते हो, तो सब कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। तो उसमें कंटिन्यू पढ़ने के लिए एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस किसके पास होगा? जिनके पास अपनी खुद की नोट्स है, जिन्होंने क्लास के टाइम में एकदम अटेंटिव होके नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं, वो आपको अलग बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। तो जस्ट आपको भी वही सब चीजें करनी है बेटा, अच्छे से करते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप सक्सेस मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।